यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज की क्लास में गाइस हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हायर एजुकेशन का एक नया टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है हायर एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। अगर बात करूंगा हायर एजुकेशन का, तो हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, हमारी जो बुक है हायर एजुकेशन का, इसका चैप्टर नंबर 6 अमेंडमेंट वाला, तो उसके अंदर हमारे काफी सारे टॉपिक थे। तो टोटल मिला के 50 टॉपिक थे। शुरू के 8 टॉपिक हमने किए। अब जो है उसकी थर्ड क्लास, चैप्टर नंबर 6 की थर्ड क्लास लगा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आज कवर करने वाले हैं हमारे हायर एजुकेशन का इंटरनेशनल सिनेरियो, मतलब एक नया टॉपिक जिसका नाम हायर एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि अपने इंडिया के अंदर, इंडिया का जो है वो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इंडिया के हायर एजुकेशन का इंटरनेशनली जो है वो क्या रोल है, कितने लोग जो है वो बाहर से इंडिया के अंदर हायर स्टडीज के लिए जो है वो पढ़ने आते हैं, यहां से कितना ब्रेन ड्रेन जो है वो बाहर होता है, क्या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ही डाउन है। तो वो सब चीज जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी जून 2022 या फिर दिसंबर 2022 के अंदर जो एनटीए नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट, जिन बच्चों का कॉमर्स और मैनेजमेंट नहीं है, कोई और स्ट्रीम है, लाइक अगर आप लिटरेचर से हैं, लाइक अगर आपका जो है वो सोशियोलॉजी है, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप पेपर 1 की सेपरेट क्लासेस हमसे ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर जो है वो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी कोचिंग के अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर यूनिट के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, लाइक दिस। जैसे अभी हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, देन दिस इज द बुक ऑफ हायर एजुकेशन। इस तरीके से कलर्ड बुक है, पूरा का पूरा हायर एजुकेशन एक बुक, इस बुक के अंदर जो है वो कवर है। इस तरीके से 10 किताबें आपको पेपर नंबर 1 की जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको हमारे जो कोर्स अगर आपको चाहिए पेपर 1 का सेपरेटली अगर आपको चाहिए, तो आप उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है, पहले नाम का ही है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब जो आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उसके ऊपर की बात है। इसका मतलब 12वीं के बाद की जो एजुकेशन है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग हायर एजुकेशन। सर इतना क्यों करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिंकेज हम कर लेते हैं। उसका इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो अपने को पढ़ना है आज की क्लास में, कि हायर एजुकेशन का जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं हायर एजुकेशन का इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो क्या है। आइएगा, बोलते हैं द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट द इकोनॉमिक सक्सेस, किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है। सर इकोनॉमी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है वहां के नागरिकों के ऊपर। पहली बात, एक बात समझिएगा, कोई भी देश जो है उसको खुशहाल कब बोला जाएगा, जब उसके पास में साधन होंगे, अच्छे साधन होंगे, और उन साधनों को इस्तेमाल करने के लिए जो है उसके पास में स्किल्ड मैन पावर हो। ठीक है ना, ऐसी मैन पावर हो जो वेल एजुकेटेड हो, जिसको पता भी हो कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है। ओनली रिसोर्स का होना जरूरी नहीं है, रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे उसको जो है वो हम लोग जो है वो बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे और उसका 100% यूज करेंगे, वो चीज भी आनी चाहिए। तो वो चीज कैसे आएगी, वो चीज आएगी विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। और वो कौन सी एजुकेशन, जनरली हायर एजुकेशन। तो कोई भी अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हर एक अर्थव्यवस्था, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया के बाहर जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी कोई भी आप अर्थव्यवस्था उठा के देख लीजिए, हर अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर, या उसको डेवलप तभी बोला जाएगा जब वहां के जो नागरिक हैं वो नागरिकों का लेवल कैसा है, और वो नागरिकों का लेवल जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एजुकेशन पे। तो एजुकेशन इज द की मेन, एजुकेशन इज द की रोल, एजुकेशन इज द की रोल और द मेन रोल जो प्ले करता है किसके अंदर, एक इकोनॉमी की सक्सेस के लिए। ठीक है ना, जितने एक अर्थव्यवस्था के या जितने एक देश के लोग जो है वो एजुकेटेड होंगे, उतना ही नेचुरल बात है वो देश जो है वो क्या करेगा, तरक्की करेगा। बहुत सारे फटीचर कंट्रीज है, तो वहां पे आप देखिएगा वहां पे एजुकेशन का लेवल जो है वो क्या बिल्कुल ही जीरो है। लाइक पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, तो वहां पे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही क्या है, जीरो है ना। लीबिया देख लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज है ऐसी जो पिछड़ी हुई है ना, वहां पे देखिएगा एजुकेशन का लेवल बहुत ही जो है वो क्या है, जीरो है। वही अगर आप डेवलप नेशन की बात करते हैं, यूएस की अगर आप बात कर लीजिए, तो वहां पे देखिएगा हायर एजुकेशन का लेवल कितना जबरदस्त है, कितने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है वहां पे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। आइए, बोलते थे कि वर्ल्ड ने रियलाइज किया, पूरे संसार ने इस बात को रियलाइज किया कि एक
आर्थिक जो सक्सेस है, ठीक है ना, वो किसी भी स्टेट की, स्टेट का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, स्टेट का मतलब है देश, किसी भी देश की इकोनॉमिक सक्सेस जो है वो डायरेक्टली डिटरमाइन की जाती है उसके एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन जो है वो एक नेशन की क्या है, स्ट्रेंथ है। ओके, डेवलप नेशन जो है वो इज इनएविटेबली एन एजुकेटेड नेशन। जो भी डेवलप नेशन होगा, कोई भी डेवलप नेशन की बात कर लीजिए तो जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि हर डेवलप नेशन जो है वो कैसा है, कंपल्सरी है कि वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो बहुत ही क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। ओके, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे आता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं, इस बात को एक बार मैं यहीं छोड़ता हूं, ठीक है ना। अब एक बार समझिएगा, पहले अगर नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इंडिया जो है वो उसका क्या है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। अगर नंबर की बात करते हैं ना, तो नंबर के अंदर इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंडिया हैज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर लगभग 1000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज है और 40,000 से ऊपर जो है वो क्या है, कॉलेजेस है। वही अगर मैं बात करता हूं साइज और डाइवर्सिटी का, तो इंडिया जो है वो 3rd नंबर के ऊपर आता है, रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया इज ऑल्सो होम ऑफ वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आफ्टर द यूएस। और आपको ये जान के भी एक अचंबा होगा कि इंडिया के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है। एज पर द यूएन अगर हम बात करें तो 195 कंट्री है, 195 कंट्री में से सबसे ज्यादा अंग्रेजी जो बोली जाती है वो यूएस में, और दूसरे नंबर पे जो बोली जाती है वो कहां पे, इंडिया में। और जबकि नेटिव लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो है वो कहां, इंग्लैंड की है, लेकिन बोली सबसे ज्यादा जो है वो जाती है कहां, यूएस में, और दूसरे नंबर पे जो है वो इंग्लिश बोली जाती है कहां पे, इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इंडिया के अंदर होती है। अब देखो इंडिया जो है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही अगर हायर एजुकेशन की बात करूंगा तो लोग हायर एजुकेशन करने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं। अब कितना ज्यादा ब्लंडर है, क्यों, यहां पे बहुत सारी कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसी कमी को इसको आगे जो है वो हम विस्तार के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर लार्ज है, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट नंबर के अंदर जो है वो कहां पे, इंडिया में। और वही अगर मैं बात करता हूं साइज का, कितने बड़े बड़े हैं, डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे यूएस, दूसरे पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है जी, ये हमने पहली वाली क्लासेस में भी जो है वो कवर किया था। अब समझिएगा, बोलते हैं इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो तीसरे नंबर पे है इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू द यूएस एंड चाइना। सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आजादी मिली, इंडिया जो है वो क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। इस कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहा है इन द एजुकेशन फील्ड में भी। हालांकि देयर हैव बीन लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन आज भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में, बट इक्वली हैज ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और साथ में बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी है। जैसे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अब आप देखिएगा एनटीए के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी खामियां जो है अपने नेट के पेपर के अंदर जो है इस बार 2021 में जो पेपर हुआ था, कितनी खामियां उसके अंदर देखने को मिली। किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इवैल्यूएशन की टेक्निक भी बेकार है, बहुत ज्यादा पंगा है। तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत सारी जो है वो क्या है, आपको खामियां देखने को मिलेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन उन चैलेंजेस को दूर करने के अलावा जो है, दूर करने के उपाय भी बहुत है, और साथ में अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी भी है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड टू मेक हायर एजुकेशन सिस्टम मच बेटर। इट नीड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि क्या होनी चाहिए, इट नीड, उसको जरूरत है कि इसकी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की एंड अकाउंट। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इज नोन एज कि आपके यहां पे पारदर्शिता ज्यादा होनी चाहिए। वैसे तो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, जैसे एनटीए नेट का रिजल्ट आया तो उन्होंने जो है वो बता दिया सब कुछ, उन्होंने जो है वो क्या किया, डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया इतने स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने जो है वो क्या किया था, एनरोल किया, इतने स्टूडेंट्स थे जो पेपर देने के लिए गए, और इतने इतने जो है वो क्या हुए, पास हुए, इतने का नेट हुआ, इतने का जेआरएफ हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या ट्रांसपेरेंसी उन्होंने शो किया। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर शो नहीं किया जाता। जैसे आपको मेरिट के बेस पर जो है आपकी इस बार जो रिजल्ट आया वो परसेंटाइल में दिया, परसेंटेज के अंदर नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये बड़ा इशू है। तो ये क्या बोलते हैं, आज के डेट में अगर हम बात करें तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चीज बहुत मस्ट है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई चीज खराब हुई है, कोई पेपर लीक हो गया, कोई पेपर खराब हो गया, या फिर मान लीजिए भर्ती ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसके अंदर कौन बॉडी उसके लिए जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदार ठहराना, ये सबसे जरूरी चीज है।
आगे, द रोल ऑफ द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी इन द न्यू मिलेनियम एंड इमर्जिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन हाउ पीपल लर्न इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया नीड वेल स्किल्ड, इंडिया को जरूरत है किसका? वेल स्किल्ड एंड हाईली एजुकेटेड पीपल का, हु कैन ड्राइव आवर इकोनॉमी फॉरवर्ड, जो अपने देश को बाहर आगे लेकर जाए। इंडिया प्रोवाइड हाईली स्किल्ड पीपल टू अदर कंट्री, और इंडिया जो है अगर हम बात करें हाईली स्किल्ड पीपल जो है प्रोवाइड करता है अदर कंट्रीज को। इंडिया में सबसे बड़ा इशू जो है वो है ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन इज ए फिलोसफी बेसिकली, कि इंडिया के अंदर जो अच्छे क्रीम स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो है वो क्या करते हैं, नौकरी करने पढ़ेंगे इंडिया के अंदर और लेकिन सर्व करने के लिए पहुंच जाएंगे बाहर, क्योंकि इंडिया में उतना अपॉर्चुनिटी जो है वो उन लोगों को नहीं मिलता है। अब कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए, औरों की छोड़ो, मैं मेरे भाई की बात करता हूं, मेरा कजन है, वो अभी जो है वो मॉर्गन स्टैनले के अंदर जो है न्यूजीलैंड के अंदर जो है मॉर्गन स्टैनले, वहां पे उसकी ब्रांच है, और वहां पे जो है वो सीईओ जो है उसके जस्ट नीचे है। अब वहां पे उसकी सैलरी जो है वो 11 लाख रुपए पर मंथ है। अब वो 11 लाख रुपए पर मंथ वहां कमा रहा है, लेकिन यहां पे जो है जब वो लगा था तो उसकी सैलरी जो है वो कोई 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख पता नहीं 2.25 लाख रुपए इस तरीके से थी, और वहां के तो उसकी सैलरी एकदम जो है इतना हाइक उसको देखने को मिला। अब उसके मन में तो ये आएगा ना कि यार जब मुझे अपॉर्चुनिटी बाहर अच्छी मिल रही है, एनवायरमेंट मुझे अच्छा मिल रहा है, पर्क्स मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, तो नेचुरल बात है वो यहां से जो है वो क्या करेगा, प्लान करेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू हुआ। अब उसके माइंड को जब उस नेचुरल बात है उसकी कुछ वर्थ होगी तभी तो कंपनी उसको इतना हेफ्टी अमाउंट जो पे कर रही है। अगर वही अमाउंट अगर इंडिया के अंदर उसको मिलेगा तो बट नेचुरल है कि वो इंडिया में ही अपने सर्विसेज जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, बट ऐसा नहीं है। और इंडिया में बहुत सारे ऐसा टैलेंट है जो यहां पे हम पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमने तैयारी किया, हमने नॉलेज को गेन किया, लेकिन सर्व करने के लिए बाहर चले जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो क्या है, इशू है। दैट इशू इज नोन एज अ ब्रेन ड्रेन। आइए देखते हैं, बोलते हैं इंडिया प्रोवाइड करता है हाईली स्किल्ड पीपल टू अदर कंट्री, देयरफॉर इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया की ट्रांसफर करे अपने कंट्री को फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन। अगर वो सब स्टूडेंट्स या वो सब लोग जो इंडिया से एजुकेशन लेकर और बाहर सर्व करने जा रहे हैं, अगर वो बाहर ना जाएं, वो इंडिया में ही अपनी एजुकेशन का जो है वो फायदा उठाएं और इंडिया के अंदर ही जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग नेशन है वो डेवलपिंग से क्या बन जाएगा, डेवलप नेशन बन जाएगा। यूजीसी इज कंटिन्यूसली वर्किंग, जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और वो फोकस कर रहा है ऑन द किसके ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। स्टिल वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन आज भी हम बहुत सारी दिक्कतों को जो है वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कुछ चैलेंजेस जो है वो दिए गए, सबसे पहले नंबर पे जो है दैट इज द एनरोलमेंट। जो हमारा एनरोलमेंट है ना हायर एजुकेशन के अंदर वो बहुत ही कम है। और आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये माना गया, मतलब एक टारगेट लेके चले कि 2035 तक हम हमारा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो 50% कर देंगे। बट आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं, हमारा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो एज पर द आइस, जो ऑल इंडिया सर्वे जो हुआ तो उसके अंदर जो रैंकिंग किया गया तो उसके अंदर इंडिया का जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो मालूम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 27.1%। मतलब इस एज ग्रुप के 100 बच्चों में से सिर्फ 27 बच्चे। अब पहले तो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो की बात करता हूं। व्हाट इज ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो? ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन, उसको कैलकुलेट किया जाएगा 18 से 23 साल के एज ग्रुप के बच्चों का, ठीक है। ये एक रेशियो है एनरोलमेंट का इन द हायर एजुकेशन टू द पॉपुलेशन इन द एलिजिबल एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में अगर 100 बच्चे तो उनमें से कितने बच्चे हायर एजुकेशन के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, दैट इज नोन एज द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। हालांकि ये सब हम पहले बहुत सारी चीजें जो है अर्लियर चैप्टर्स के अंदर कर चुके हैं, बट स्टिल ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो का एक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या है कि 18 से 23 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसका कितना % हिस्सा जो है वो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब 18 से 23 साल के बच्चों के अंदर मान लीजिए 1000 बच्चे आते हैं और उस 1000 में से जो है वो मान लो 100 बच्चे जो है वो उन्होंने सिर्फ एनरोल किया, 900 बच्चों ने एनरोल ही नहीं किया हायर एजुकेशन के अंदर, तो इसका मतलब ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ क्या बना, 10% बना। तो वही अगर आज की बात करता हूं तो एज पर द आयुष रिपोर्ट जो है वो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो ओनली एंड ओनली कितना है, 27.1% है। अब देखिएगा कितनी सारी मैन पावर हमारे यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कितने लोग जो है वो आगे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ 27 बच्चे। 100 में से सिर्फ 27 बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। तो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है ना हमारा वो बहुत ही क्या कम है। अब जितने नेचुरल बात है, जितने कम लोग जो है वो आगे पढ़ाई करेंगे उतने कम लोग आगे रिसर्च करेंगे, और जब एक देश के अंदर रिसर्च ही नहीं होगी
तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? नई नई टेक्निक आप कैसे खोजोगे जब बच्चा ही नहीं है? खोजेगा कौन? मशीन थोड़ी खोजेगी। खोजेगा कौन? नई नई टेक्निक्स हो गया, नए नए जो मेथोलॉजी हो गया, वो कौन खोजेगा भाई? वो तो स्टूडेंट खोजेगा। अब स्टूडेंट ही अगर नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? इसीलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही क्या है, कम है। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ इंडिया इन हायर एजुकेशन इज ओनली 27.1%। हालांकि इसके साथ में एक बात याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा आया था 2020 के अंदर, उसके अंदर GER जो हमने एज्यूम किया, हमने ये माना है कि 2035 के अंदर हम 50% जो है वो इसको करने का हमारा क्या है, टारगेट है। ठीक है, तो बोलता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है इंडिया का हायर एजुकेशन के अंदर वो कितना है, 27.1% है, जो कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड एज वेल एज अदर डेवलपिंग कंट्री। विद द इंक्रीज ऑफ द एनरोलमेंट द स्कूल लेवल, कि स्कूल लेवल पे तो एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहे हैं, द सप्लाई ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज इनसफिशिएंट। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही क्या है, इनसफिशिएंट है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द कंट्री। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो इशू, जो चैलेंजेस हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने जो आ रहा है, दैट इज द एनरोलमेंट। सेकंड इज द, अब ये ध्यान रखना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो मेल का वो है 26.9 और जबकि फीमेल का बढ़ गया, वो कितना हो गया, 27.3% हो गया है। और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो SC कैटेगरी का 23.4 है। अब देखो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं कितना है, 27.1, और जबकि उसमें से SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना है, 23% है। तो ये जो है वो इक्विटी नहीं है। मतलब ये है जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देयर इज नो इक्विटी इन द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इंडिया अमंग मेल एंड फीमेल वो भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देयर आर रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करूंगा मैं किसका, अर्बन एरियाज का, तो वहां पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द रूरल एरिया। ओके, और स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही हाई है, जबकि कुछ है जहां पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है जी, हायर GER विच रिफ्लेक्ट ए सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो सेकंड जो मेन इशू वो दैट इज द इक्विटी नहीं है, पैरिटी नहीं है। तीसरा जो इशू है दैट इज द क्वालिटी। हमारे यहाँ का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो क्या, क्वालिटी जो है वो क्या, किस पे डिपेंड करती है, मल्टी डायमेंशंस होनी चाहिए, उसमें मल्टी लेवल पे होना चाहिए और एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एंश्योर द क्वालिटी इन द हायर एजुकेशन इज अमंग द फोरमोस्ट चैलेंज है बीइंग फेस्ड इन द इंडिया टुडे। तो क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे मान लीजिए बच्चा पास तो हो गया लेकिन क्वालिटी उसके पास में उतना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए हम तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो बच्चा मास्टर्स कराएगा और फिर भी उसको कई बार बेसिक चीज़ों की भी जो है वो नॉलेज नहीं होती है। उसके बाद बच्चा पास हो गया किसी तरीके से, आगे जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, फिर वो बोलेगा कि यार बेरोजगारी है। बेरोजगारी है लेकिन किसके लिए, एलिजिबल कैंडिडेट के लिए बहुत कम बेरोजगारी है। आप ये बात समझिएगा। देखिए मैं किसी भी पर्सन को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखिए भूखा कोई नहीं मरता है, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है ना। रोटी तो रात को तो हर कोई पेट भर के तो सोता ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेरोजगारी है या आपके अपॉर्चुनिटी की कमी है, वो इसलिए क्योंकि आपके पास उस लेवल का जो है वो नॉलेज नहीं है या आपके पास उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं है। अगर वो चीज आपको मिलेगी तो आप कैपेबल हैं, तो आप खुद का कुछ कर सकते हैं। हर चीज ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे नौकरी ही करनी है, मैं खुद का भी कुछ कर सकता हूं ना, अपना भी कुछ, मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, मैं भी अपना कुछ नया स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट कर सकता हूं। बट द थिंग इज कि हमारे पास में उस लेवल की नॉलेज जो चाहिए होती है वो चीज नहीं है। तो ये बड़ा इशू है। क्वालिटी यहां पे पढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन क्वालिटी वो चीज जो है वो निकल के नहीं आती है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा इशू है। रिसर्च करने के लिए आपके पास में प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए, रिसर्च करने के लिए आपके पास में प्रॉपर जो है वो स्टडी मेट होना चाहिए, रिसर्च करने के लिए प्रॉपर आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए। बट वो सब चीज़ जो है वो जनरली देखने को नहीं मिलती है। प्राइवेट में तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन आज भी सरकारी जो इंस्टीट्यूट है वो तो अभी भी जो है बहुत पिछड़े हुए हैं। आप कंपेयर कर लीजिएगा, कोई प्राइवेट कॉलेज को देख लीजिए और एक गवर्नमेंट कॉलेज को देख लीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के फटे हाल हैं बिल्कुल ही। आप देखिएगा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ढंग के बेंचेस भी नहीं है, बेंचेस हिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, तो बेंचेस हिल रहे हैं, बताइए। और वही अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा या कोई एडेड कॉलेज की बात करूंगा, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। तो ये बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो एक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर चैलेंज है टू द हायर एजुकेशन सिस्टम का ऑफ द इंडिया, पर्टिकुलरली द इंस्टीट्यूट रन बाय द पब्लिक सेक्टर। वो सारे इंस्टीट्यूट जो पब्लिक सेक्टर रन कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस को जो रन कर रही है, तो उनका हाल तो बहुत ही क्या खराब है। इट सफर फ्रॉम पुअर फिजिकल फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पे इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आप देखिएगा इंडिया, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे आता है।
17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% कहां पे, इंडिया के अंदर है। फिर भी अगर मैं बात करता हूं किसका, हायर एजुकेशन का, तो इंडिया में बाहर से सिर्फ 0.85% बच्चे ही जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये है, यहां क्या लिखा, डिस्पाइट बीइंग द सेकंड वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड स्टूडेंट अराइविंग फॉर हायर एजुकेशन रिमेन्स मिजरेबल लो एट 0.85%। तो बाहर से जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो ओनली कितना, 0.85% है। और जबकि देखिएगा पॉपुलेशन वाइज हम कितने बड़े हैं, कितने सारे हमारे यहाँ पे जो है वो सेंटर्स खुले हुए हैं, कितने सारे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सारे हमारे यहाँ पे कॉलेजेस खुले हुए हैं, वोकेशनल कॉलेजेस अलग हैं, एजुकेशनल कॉलेज अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी स्टिल अगर आप देखेंगे क्योंकि लैक ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही बेकार है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पे जो है बाहर से लोग पढ़ने वाले जो है बहुत ही कम आते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सबसे बड़ा बहुत ही फुलिश चीज जो है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी खामी, डेट इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आप एक बार देखिएगा कि अभी जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो उस टाइम पे जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी को बनाया गया, जो कि खुद +2 थी। अब देखिएगा उसके नीचे इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, और देखिए वो खुद क्या है, जो हमको लीड कर रहे हैं वो लोग, उनका खुद का एजुकेशन लेवल जो है वो क्या है, और वो हमको जो है वो लीड करे। अब देखिएगा यही तो सबसे बड़ा इशू है, इट इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होती है, कभी ये कास्टिज्म आ गया, ठीक है, वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अपने यहाँ पे जो है वो आपका जाति संबंधी चीजें जो है वो आ जाती हैं, वो अपना एक फैक्टर जो है वो रोल प्ले करती है। तो काफी सारी चीजें हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जो है वो बीच में क्या इंटरवेंशन है, ऑटोनॉमी पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी का अब इतने सारे, एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे कॉलेजेस जो है वो यूनिवर्सिटी को गवर्न करने हैं। तो यूनिवर्सिटी जिसका मेन एम जो है वो एजुकेशन देने का और रिसर्च करने का था, अब उसका पूरा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लग गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो क्या है, इशू है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर ओन्ड बाय द पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकल लीडर ओन करते हैं, जो एक की रोल प्ले करते हैं इन द गवर्निंग द बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। दे आर यूजिंग द इनोसेंट स्टूडेंट फॉर देयर सेल्फिश मीन्स। स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कैंपेन फॉरगॉट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड बिगिन टू डेवलप देयर करियर इन पॉलिटिक्स। और कितने सारे ये, जैसे बीजेपी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खुला हुआ है, उनका जो स्टूडेंट विंग जो है वो बना हुआ है। अच्छा, कांग्रेस की बात है तो NSUI बना हुआ है। अब वहां पे वो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप तो हुए हैं, लेकिन मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, वहां पे जो लीडर बनते हैं वो लीडर किसकी बात करते हैं? जनरली उनका मेन एम यही है कि वो आगे जाके पॉलिटिक्स करने वाले हैं। उनका ये एम नहीं है कि स्टूडेंट के वेलफेयर की बात करें, ऐसा नहीं है। उनका मेन एम एक ही है कि यहां से अगर हम जो है इलेक्शन जीतते हैं तो हम जो है वो लाइमलाइट के अंदर आएंगे, और फिर हमारा आगे विधायक बनने का या MP बनने का जो हमारा रास्ता या मंत्री बनने का रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जो है वो क्या है, इश्यू है। फिर फैकल्टी की शॉर्टेज और उनकी इनएबिलिटी बहुत बड़ा जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के पुअर होने पर। एक्चुअलिटी की मैं आपको बात कर रहा हूं, यहां पे फैकल्टी मेंबर, अगर मैं अपनी बात करता हूं, यहां पे हमारे हिसाब की बात करता हूं, हमारे यहां पे इतने सारे कॉलेजेस हैं, DN कॉलेज है हमारे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारे यहाँ पे जाट कॉलेज है, हमारे यहाँ पे इंपीरियल कॉलेज है, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे महिला विश्वविद्यालय भी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से है, हमारे यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी अलग से है, ठीक है। अब वहाँ पे जो लगे हुए हैं जो स्टूडेंट्स, जो मतलब टीचर जो है वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो टीचर कौन मालूम? हमारे यहाँ DN कॉलेज की बात करता हूँ, टोटल मिला के कॉमर्स की बात करता हूँ, 17-18 जो है वो टीचर्स का स्टाफ है, 18 टीचर्स कॉमर्स के, ठीक है, 18 से 20 टीचर है मान लीजिए। उसके अंदर सिर्फ 2 ही परमानेंट है, बाकी सब जो है वो एड हॉक पे है। सैलरी क्या दे रहे हैं उनको? 17,000, 17,500 रुपये सैलरी उनको प्रोवाइड जो है वो दे रहे हैं कॉलेज वाले जो है। अब एक बात देखिएगा, 17,500 रुपये के अंदर आपके पास बंदा कौन आएगा काम करने के लिए? अब मेरे खुद के यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्टाफ का, तो वहाँ पे अगर 17 जो है वो टीचर्स अगर पढ़ रहे हैं, तो 15 तो उनमें से मेरे से यहाँ से पढ़ के गए, तो मुझे पता है उनके बारे में कि उनकी नॉलेज जो है वो किस लेवल तक की है। अब जो आगे जाके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उनका अगर खुद का लेवल ही अगर ये पाएगा, तो वो बच्चों को तो यही देंगे ना। वो जिनका खुद का लेवल ही है वो बच्चों को ये थोड़ी दे देगा। जिसको खुद की ही नॉलेज इतनी है, तो वो इतना ही अपना कितना भी एफर्ट लगा वो इतना ही नॉलेज प्रोवाइड कर पाएगा ना। अब अगर वो नॉलेज ही आगे आधी अधूरी देगा, तो बच्चा नॉलेज जो है वो जो गेन करेगा वो भी क्या करेगा, आधी अधूरी करेगा। तो नेचुरल बात है, उसका वो कैलिबर बन ही नहीं पाएगा कभी भी, वो उसके अंदर वो क्वालिटी वो पॉलिश आ ही नहीं पाएगी। यहां पे होता क्या है यार, आप देखिए ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो बच्चा क्या लास्ट में जाके पढ़ता है,
सेमेस्टर जब आ जाएगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, जीरोक्स लेके आएगा या फिर कुंजी लेके आएगा या फिर स्कोप लेके आएगा, उसमें से पढ़ेगा। किताब कोई थोरोली जो है वो पढ़ेगा नहीं, या पढ़ेगा तो वो ये देखेगा पिछली बार जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो वो आए हुए थे, इस बार देखता है कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस है। इस तरीके से बच्चा सॉर्टिंग करके पढ़ाई करता है, फिर वो फर्स्ट डिवीजन भी ले आएगा, आगे जाएगा, फिर मार खाएगा, फिर बोलेगा नहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट बेकार, ये बेकार वो बेकार। ये सबसे बड़ा इशू है। इस सबके पीछे क्या नींव जो है, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उनके खुद के एजुकेशन क्वालिटी जो है वो इतनी कोई खास नहीं है। अब यहां पे ये बोलते हैं कि देखिएगा नेट का पेपर अगर आपने क्वालिफाई कर लिया देन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल है। अब देखिएगा नेट के पेपर के अंदर क्या तुक्का भी तो लगता है, बिल्कुल लगता है, तुक्का भी लगता है, और इतना सब जो है आपको भी इससे कुछ मतलब छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। 3-3, 4-4 लाख रुपए के अंदर जो है आजकल ये लैब वाले जो है वो नेट करवा रहे हैं, बहुत धांधली भी हुई इसके अंदर। तो फैकल्टीज का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है अपने एजुकेशन सेक्टर जो हमारा पुअर हो रहा है ना उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैकल्टी शॉर्टेज एंड द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट एजुकेशन सिस्टम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वेल क्वालिफाइड टीचर हैव बीन पोजिंग चैलेंज टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेनी ईयर्स। लार्ज नंबर ऑफ नेट एंड PhD कैंडिडेट्स आर अनएम्प्लॉयड इवन देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज इन द एजुकेशन higher education. These deserving candidates are then applying in other department, which is the biggest blow to the higher education system. फिर है accreditation, जो हमारी अथॉरिटी है जो accreditation करने का काम करती है कॉलेजेस की रैंकिंग करने का, तो NAC उसने ये बताया कि ओनली not even 25% of the total higher education institution in the country were accredited. आगे रिसर्च एंड इनोवेशन, देर आर वेरी नॉमिनल स्कॉलर इन आवर कंट्री हुज राइटिंग इज साइटेड बाय द फेमस वेस्टर्न ऑथर। कोई यूज ही नहीं करता। अमराल्ड में आपने छपवा भी लिया, मान लीजिए यहाँ पे रिसर्च पेपर छपते हैं, आप अब देखिए मैं इसमें कुछ भी ना, मैं ऐसे झूठी बात नहीं करता हूं, जो चीज मैं देखता हूं मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं। आप खुद देखिएगा यूनिवर्सिटीज में अगर आपने पढ़ाई करी है और वहां पे अगर आप रिसर्च पेपर छापा तो कितना आपने खुद से देखा भाई, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो फिर नॉलेज कहां से गेन करेंगे आप लोग। ये सबसे बड़ा पंगा है यहाँ पे। आप रिसर्च पेपर, अब एक बच्चा है उसने PhD कर लिया, रिसर्च पेपर इतने दुनिया जान के उसने छाप दिए, बट उस लेवल का नॉलेज उसके पास में नहीं है, देन अकेडमिकली तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिग्रीज बहुत ज्यादा है उसके पास में, बट वो लेवल की नॉलेज जो होनी चाहिए उसके पास में वो चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है मेजर कंसर्न है। तो बोलते हैं देयर आर वेरी, बहुत ही कम ऐसे स्कॉलर अपनी कंट्री के जिनकी राइटिंग या जिनके जो पेपर्स हैं उनको साइट किया है बाय फेमस वेस्टर्न ऑथर, वो उनको यूज ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं ये सब बकवास है। देयर इज इनएडुकेट फोकस ऑन द रिसर्च इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देयर आर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फैसिलिटी एज वेल लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिटी फैकल्टी टू एडवाइज द स्टूडेंट। अब यहाँ पे मान लीजिए गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी है, वहां पे वो PhD करवा रहे हैं, ठीक है, बच्चा कर रहा है PhD और जो प्रोफेसर है वो PhD करवा भी रहे हैं, लेकिन इशू क्या है, अब जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चा सोचता है तो मेरी जेब खर्चे, मैं तो इसको एंजॉय करूंगा आराम से। अब मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलर्स हैं और अभी PhD कर रहे हैं, आती है स्कॉलरशिप, JRF का पैसा आता है, एंजॉय कर रहे हैं हमसे, कोई ट्रिप मार के आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको लगाना चाहिए किसके ऊपर, उस चीज जिस पर्पज के लिए लगाना चाहिए उस पर्पज के लिए उसका यूज नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा भाई इशू है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। आगे most of the research scholars are without fellowship or not getting their fellowship on time, which directly or indirectly affect their research। तो ये सबसे बड़ा इशू है। फिर स्ट्रक्चर जो है हायर एजुकेशन का वो कैसा, मैनेजमेंट जो है वो इंडियन एजुकेशन वो बहुत ही चैलेंज फेस करिए ओवर द ओवर सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज एंड स्टूडेंट्स, द बर्डन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का यूनिवर्सिटी के ऊपर वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो कोर फोकस था हमारा यूनिवर्सिटी का, जो मेन एम है वो क्या, एकेडमिक्स प्रोवाइड करना और साथ में क्या रिसर्च जो है वो करवाना, कंडक्ट करवाना, वो क्या हो गया डाइल्यूट। क्योंकि अब जो भी यूनिवर्सिटी है उसका पूरा ध्यान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लग गया है कि भाई अभी वो सेमेस्टर्स आ जाएंगे तो उनको कंडक्ट करवाना, नए नए पेपर्स बनाना, बच्चों को पेपर प्रोवाइड करना, फिर उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना, ये सब के अंदर उनका ध्यान चला गया है। और जो मेन एम था हमारा रिसर्च का वो हमारा डाउन हो गया है। ये सब इशू है। इश्यूज लाइक टीचिंग क्वालिटी, लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कोटा सिस्टम, मोरल इश्यूज, जेंडर कैन ऑल्सो बी मेजर चैलेंज ऑफ द हायर एजुकेशन। एक सबसे बड़ा जो इशू डेट इज ब्रेन ड्रेन। मैंने आपको बताया था ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जब ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट कर जाती है अपनी कंट्री से दूसरे नेशन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेन ड्रेन। ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट ऑल्सो रेफर एज द ब्रेन ड्रेन इज द इमिग्रेशन। जब हमारे यहाँ पे जो है वो क्या, इंडिविजुअल इमिग्रेट कर जाता है फ्रॉम द नेटिव लैंड, अपनी जो देसी जो उसकी जन्मभूमि जो है वहां से वो चला जाए कहां पे, अदर कंट्री में, फॉर बेटर ऑक्यूपेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेन ड्रेन। मतलब व्यवसाय करने के लिए या फिर आजीविका कमाने के लिए जब एक पर्सन अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बसता है आजीविका कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन इज द माइग्रेशन, जब माइग्रेट कर जाए, एक पर्सन छोड़ के चला जाता है
एजुकेटेड पर्सन जब छोड़ के चला जाए एक कंट्री का टू द कहां दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। इंडिया एक मेजर सप्लाई है किसका, ऑफ द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर द एडवांस इकोनॉमी। आप कनाडा के अंदर जाइएगा, आपको बहुत सारे जो है वो आपको पंजाब के लोग जो है सिख आपको देखने को मिलेंगे। आपको तो हरियाणा वाले भी बहुत सारे जो है वो पहुंच गए हैं। अब मेरा एक दोस्त है जो ये काम करता है इमिग्रेशन वाला, तो वो बोलता है कि डेली का हमारे एरिया से डेली का बोला 8-10 फाइल हमारे पास में डेली आ रही हैं। अब ये देखिएगा कितने लोग जो है वो यहां से जो है वो बाहर जा रहे हैं, कितने आप देखिए अब कनाडा के अंदर यूएस के अंदर कितने सारे वहां पे जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो छोटे मोटा काम टैक्सी चलाते हैं, वो लगभग मेजोरिटी इंडियंस हैं वहां पे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो क्या है इशू है, लेकिन वो वहां पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर जो है वहां पे मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और यहाँ पे प्रोफेसर को 1 लाख रुपए महीना नहीं मिल रहा है, तो नेचुरल बात है उसको ये लगता है कि मैं तो उससे अच्छा ही हूं, बाहर कमा रहा हूं, घर वालों को पैसा भेज रहा हूं, घर वाले खुश, वो पर्सन भी खुश। ये बहुत बड़ा इशू है। आगे, इंडिया मेजर सप्लाई करता है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को फॉर द एडवांस इकोनॉमी के लिए। इंडिया इज सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ दीज स्पेशलिस्ट कंपेयर टू अदर इंपोर्टेंट ओरिजिन कंट्री। लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, कभी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन है, नो वैल्यू ऑफ टैलेंट, हेल्थ रिस्क इन इंडिया एंड रिच अपॉर्चुनिटी जो बाहर मिलती है उसको, ठीक है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बाहर, एकेडमिक फ्रीडम होती है बाहर, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज मिलती हैं बाहर एंड फ्रीडम, डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर बेटर लिविंग कंडीशन होती है इन द होस्ट कंट्री में आर द मेन पुश एंड पुल फैक्टर। ये सब फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन को अपनी कंट्री से जो है वो बाहर भेजने के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल्स हैं। आगे, दी इंडिविजुअल रीजन लाइक फैमिली इन्फ्लुएंस, कई बार ये इंडिविजुअल रीजन भी होता है, लाइक फैमिली जो है इन्फ्लुएंस है, जैसे बड़ा भाई बाहर जो है वो कमा रहा है तो छोटा भाई भी उसके भी ये होगा कि मैं भी बाहर जाऊं, या घर वाले बोलेंगे वही बाहर जाके सेट हो जाओ, या पीयर प्रेशर हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी पर्सनल प्रेफरेंस, ये सब भी इश्यूज हैं, या प्रेफरेंस फॉर एक्सप्लोरिंग, एम्बिशन फॉर एन इंप्रूव्ड करियर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ये सब रीजन है जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इंडिया से जब टैलेंट जो है या फिर डेवलपिंग नेशन से जब टैलेंट है वो डेवलप्ड नेशन के अंदर चला जाए आजीविका कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेन ड्रेन। अब है जी आपका WTO। WTO दैट इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, इसका जो मेन एम है वो ये चाहती है कि वो व्यापार को फ्री फ्लो करना चाहती है। मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि जब दो देश आपस में जो है क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो वो व्यापार फ्री फ्लो हो, मतलब इजीली वो व्यापार कर पाए, एक देश दूसरे देश के ऊपर कोई भी कंडीशन जो है वो इंपोज ना करे। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई हुई है जो उसका जो ध्यान रखती है कि कोई भी देश जो है वो कंडीशन तो इंपोज नहीं कर रहे। उस बॉडी का नाम जो है वो है क्या, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO ने एजुकेशन को एज ए प्रोडक्ट माना है। जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एजुकेशन को एज ए प्रोडक्ट माना और उसने बोला कि शिक्षा को जो है वो आप सेल परचेज कर सकते हो, और उसके लिए उसने जो है वो एक अलग से एग्रीमेंट भी पास किया जिसको बोलते हैं गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस, GATS। अब ध्यान से समझिएगा कुछ बातें, ये कॉमर्स वाले तो इजीली समझ पाएंगे, मैनेजमेंट वाले इजीली समझ पाएंगे, लेकिन दूसरी स्ट्रीम के बच्चे थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी, बट मैं आपको एक बार समझाता हूं, आप थोड़ा ढंग से समझिएगा। इंडिया अबंडेंट स्किल्ड लेबर फोर्स, इंडिया की अबंडेंट, इंडिया के अंदर जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग भी है, आपको मैंने बताया कि इंडिया में सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश जो है उसमें जो बोली जाती है सेकंड नंबर पे वो कहां, इंडिया के अंदर है। एंड टेक्निकली ट्रेन्ड मैन पावर भी है। देयर एग्जिस्ट इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सेक्टर अंडर द WTO। तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हैं, तो उससे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लिबरलाइज होना चाहिए, मतलब कंडीशंस को रिमूव करना चाहिए। गेट्स बोले तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है WTO का, जिसका मेन एम जो है वो क्या है कि हम सर्विस के ऊपर लगने वाले जितने भी बैरियर्स है उनको क्या करना चाहते हैं, डीरेगुलेट करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। 1996 के अंदर जो गेट्स था उसने कवर किया एजुकेशन सर्विसेज को भी इस एग्रीमेंट में। इसका ये जो एग्रीमेंट है ना GATS, इसका मेन एम ये है कि जब एक देश से दूसरे देश में सर्विस दी जाएगी तो उस सर्विस के ऊपर कोई भी कंडीशन ना लगाओ, मतलब फ्री हो। जैसे अगर एक देश दूसरे देश को बैंकिंग सर्विस दे रहा है, एक देश दूसरे देश को एजुकेशन सर्विस दे रहा है, एक देश दूसरे देश को जो है वो इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, एक देश दूसरे देश को IT सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस के ऊपर कोई भी देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर बंदिशें नहीं लगाएगा। ये एक एग्रीमेंट था, और इस एग्रीमेंट में एजुकेशन को भी डाल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर एक देश दूसरे देश को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर दूसरा देश कोई भी जो है वो बंदिशें नहीं लगाएगा, ठीक है ना। अब देसी भाषा में समझा दिया आपको मैंने, आप समझिएगा। तो बोलते हैं सन 1996 के अंदर जो है एजुकेशन को गेट्स के अंदर डाल दिया। इसका मतलब अब एक देश से दूसरे देश में अगर आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। सिंस एजुकेशन इन मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इज ए गवर्नमेंट
सर्विस एक्टिविटी। बहुत सारे डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की एक्टिविटी माना जाता है। इट शुड दस लाई आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फ्री ट्रेड। लेकिन इंडिया इज इन फुल कंप्लायंस। इंडिया जो है वो WTO के को पूरी तरह से कंप्लाई कर रहा है। इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी एजुकेशन के लिए हम भी अपने द्वार खोल रहे हैं। मतलब विदेशी पर्सन अगर इंडिया में आके पढ़ना चाहता है या विदेश का कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में आके अपनी ब्रांच खोलना चाहता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आइए, यहाँ पे आके पढ़िए, यहाँ पे आके पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ के लोग भी अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उनके ऊपर कोई भी रुकावट नहीं डालेंगे। It also allow participation of the domestic educational institution with the foreign counterpart through twinning, collaboration, franchisee, and by setting up the subsidiary. The GATS treat higher education as a tradable commodity. तो ये बात ध्यान रखना कि हायर एजुकेशन को जो है वो GATS ने क्या माना है, एक व्यापार होने वाला एक सामान माना है। GATS include higher education as a commodity in the global market. Thus, changes like export and import of the education, sale of the educational product, consumer and buyer, seller, making a surplus, turnover, equity share and so on become the common. अब एक देश जो है वो दूसरे देश में, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया का एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लाइक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं, मान लो IIT, अगर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मान लो अपनी सर्विस जो है वो देना चाहता है, IIT जो है मान लो इंडिया, और ये अपनी जो है वो सर्विस अपने कोर्सेज जो है वो देना चाहता है कहां पे, एग्जांपल के तौर पे US में, तो वो कैसे जा सकता है? 4 मोड उसके आपके पास में जो है वो क्या है, अवेलेबल है। एज पर GATS 4 मोड अवेलेबल है। पहला जो मोड जो अवेलेबल है वो ये कि आप जो है वो क्या करो, बाहर के स्टूडेंट को बोल दो कि आप इंडिया में एनरोल करवा लो और हम ऑनलाइन कोर्सेज आपको जो है वो क्या कर देंगे, मान लीजिए प्रोवाइड कर देंगे। ये डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जो है वो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को अवेल कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे IIT ने कोई जो है वो 1 ईयर का कोई डिप्लोमा स्टार्ट किया, ठीक है, और ये डिप्लोमा जो है वो US का एक पर्सन है, मान लो मिस्टर जॉन, वो कह रहा है कि मैं करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं। कैसे? पहला मोड के थ्रू, दैट इज अ क्रॉस बॉर्डर के अंदर जो है वो क्या होगा, हम सप्लाई करेंगे डिस्टेंस लर्निंग। मतलब US के अंदर ना तो हमारा कोई बंदा आपको पढ़ाने जाएगा, ना ही US के अंदर हम अपनी कोई ब्रांच खोलेंगे। आप डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हो, आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हो। ये पहला तरीका है। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल बता रखा, सप्लाई करेंगे डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग या फिर फ्रेंचाइजी, और मोबिलिटी क्या होगी, प्रोग्राम सिर्फ बाहर जाएगा, ओनली प्रोग्राम बाहर जाएगा, कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट बाहर नहीं जाएगा। दूसरा जो मोड है अपनी एजुकेशन बाहर प्रोवाइड करने का, दैट इज द कंजम्पशन अब्रॉड। इसके अंदर क्या होगा, अगर बाहर का विदेशी पर्सन ये बोला मुझे इंडिया में पढ़ना, तो इंडिया में अगर आ गया, आके पढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजम्पशन अब्रॉड। लाइक इंडिया का कोई पर्सन US में पढ़ाई करने चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन अब्रॉड में क्या होगा, स्टूडेंट ट्रैवल करेगा टू द अदर कंट्री। तो दूसरा तरीका जो है, दैट इज द मोड नंबर 2, कंजम्पशन अब्रॉड। जब स्टूडेंट दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए चला जाता है, ट्रैवल कर जाए, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड। और यहां पे क्या लिखा है, स्टूडेंट मोबिलिटी, कौन मोबाइल हो जाएगा, कौन जाएगा, किसके का कौन अपनी जगह से, दैट इज अ स्टूडेंट। ओके, तीसरा तरीका जो है वो क्या है, कमर्शियल प्रेजेंस। अगर इंडिया का इंस्टीट्यूट बाहर विदेश के अंदर जो अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना चाहता है, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया का इंस्टीट्यूट जो है वो बाहर अपना क्या खोल ले, फ्रेंचाइजी खोल ले, अपनी कोई ब्रांच खोल ले, और उस ब्रांच में विदेशी बच्चे जो है वो आसानी से क्या कर पाए, पढ़ पाए। लाइक IIT अपना एक ब्रांच जो है वो वॉशिंगटन US में जाके ओपन कर ले, और वहां पे जो है वो US के स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे और वो IIT के उस डिप्लोमा को कर सकते हैं। तो इसको तीसरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल प्रेजेंस। हम अपनी प्रेजेंस ही दूसरे कंट्री के अंदर ले जाएंगे। एग्जांपल क्या, लाइक ब्रांच कैंपस खोल लो या जॉइंट वेंचर बना लो या फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे विदेशों के अंदर। और इसमें मोबिलिटी जो है वो क्या होगा, इंस्टीट्यूशन मोबिलिटी, इंस्टीट्यूशन मोबाइल हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन बाहर सेटअप कर देंगे, एक ब्रांच हम जो है वो बाहर सेटअप कर देंगे। और एक आखिरी तरीका जो है वो क्या है, डिलीवरी अब्रॉड। डिलीवरी अब्रॉड में क्या होगा, हम अपने टीचर को ही बाहर भेज देंगे और वो बाहर जाकर स्टूडेंट्स को जो है वो क्या करेगा, पढ़ा के आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिलीवरी अब्रॉड। फैकल्टी या रिसर्चर मूव टू द अदर कंट्री, और यहां क्या होगा, एकेडमिक मोबिलिटी होगा, मतलब टीचर जो है वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो ये 4 तरीके आपको बता रखे, इन 4 तरीकों से आप लोग जो है अपनी हायर एजुकेशन को जो है वो बाहर के बच्चों को या बाहर के लोगों को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो GATS के अंदर जो है एक बात ध्यान रखिएगा, GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, उसके अंदर एजुकेशन को भी डाल दिया और इंडिया ने GATS को माना है। इसका मतलब अगर इंडिया का कोई अगर कोई बाहर का विदेश का इंस्टीट्यूशन इंडिया में आके अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगी। ठीक है जी। अब मेजर FDI, अब जब बाहर का बंदा इंडिया में आके कोई कॉलेज खोलेगा तो नेचुरल बात है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया ने 100% अलाउ किया हुआ है, और वो भी कैसा, ऑटोमेटिक। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी लोगों को बोल दिया अपने
जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया कि अगर कोई भी पर्सन बाहर का फिरंगी कोई भी अगर इंडिया में आके कोई कॉलेज बनाना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, तो वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जो है वो यहाँ पे आ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। हाँ, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको यूजीसी से परमिशन लेना पड़ेगा, कॉलेज अप्रूव करने के लिए आपको परमिशन लेने पड़ेंगे, वो तो आपको लेने ही है, लेकिन रुकावट कोई भी नहीं है। मतलब अगर विदेशी कोई भी कंपनी या कोई भी विदेश की एग्जांपल के तौर पे कोई यूनिवर्सिटी या फिर विदेश का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया में अपनी ब्रांच को सेटअप करना चाहता है तो वो कर सकता है। 100% जो है वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, अलाउड है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। ठीक है जी। तो बोलता है मेजर FDI इनटू द एजुकेशन सेक्टर इंडिया, वो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया 100% FDI, और मैंने क्या लिखा, ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के इन द हायर एजुकेशन सर्विस। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड DPIIT, द टोटल अमाउंट ऑफ द FDI इनफ्लो इनटू द एजुकेशन सेक्टर जो है वो इतना हुआ था, 2.47 बिलियन हुआ था 2000 से लेके 2019 तक। अभी टारगेट जो है ना हमारा वो ये है फिलहाल 3.5 बिलियन हम जो है वो उम्मीद करेंगे 2022 के एंड होने तक जो है वो इतना बिलियन जो है वो बाहर से पैसा जो है वो एजुकेशन सेक्टर में इंडिया के अंदर आएगा। आगे सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीच, वो पहुंचेगा इस इतना पहुंच जाएगा 2021 में विद अराउंड 9.5 मिलियन यूजर। ई लर्निंग सेक्टर जो है इंडिया का, उसकी उम्मीद ज़्यादा है कि वहाँ पे जो है वो विदेशी लोगों का जो है वो रोल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 2019 के अंदर महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड जो है उसने साइन किया कोलैबोरेशन गूगल के साथ में कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कहाँ पे, इन इंडिया। सिंगापुर जो है वो अपनी पहली फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो असम के अंदर ओपन करने जा रहा है, जो प्रोवाइड करेगा वोकेशनल ट्रेनिंग टू द यूथ इन द रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्लान कर रही है कि वो रेज करेगी 1 लाख करोड़ रुपया फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी से एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, ताकि उस पैसे को वो यूज कर सके किसके लिए, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ऐसा गवर्नमेंट जो है वो अभी कुछ काम करने का सोच रही है। यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है डेटी सा कि एजुकेशन सेक्टर में कितना FDI अलाउड है, तो आप क्या बोलोगे, 100% FDI जो है वो क्या है, अलाउड है। इसका मतलब विदेशी पर्सन इंडिया में आके अपनी कोई भी ब्रांच, कोई भी नया हेड ऑफिस है वो ओपन कर सकता है बिना किसी इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के। ठीक है जी। अब एक स्पेशल बात, वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं। जैसे हमने आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर रैंकिंग करवा दिया था कि टॉप पे अपने इंडिया का टॉप कॉलेज कौन सा, अपने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी, अपने इंडिया का टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा, वो हमने सब कर लिया, रैंकिंग कर लिया था। आयश का रैंकिंग जो था 2021 वाला वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन जो है वो आता है वर्ल्ड के अंदर इंडिया की औकात क्या है। तो वर्ल्ड में जो है वो ये 3 अलग अलग जो है वो बॉडीज हैं, ये एकेडमिक रैंकिंग जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं। तो एक तो QS है, एक है THE टाइम्स हायर एजुकेशन, और एक है आपका दी अकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शंघाई रैंकिंग। अब इसकी अगर बात करते हैं, QS की अगर मैं बात करता हूं तो 2022 की रैंकिंग इसने इशू किया, और वर्ल्ड में पहले नंबर पे जो आपका इंस्टीट्यूट आता है, यूनिवर्सिटी जो आती है, डेट इज द, वो क्या है, वो कौन से मालूम, ये है आपका US का, ये मसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US का, ये पहले नंबर पे पूरे वर्ल्ड में जो टॉप यूनिवर्सिटी जो है उसमें पहले नंबर पे आती है ये US वाला, इसको फर्स्ट रैंकिंग मिला है। और इंडिया के पास मालूम कब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, 170वें नंबर पे आता है IIT बॉम्बे, 185वें नंबर पे आता है IIT दिल्ली, 186वें नंबर पे वर्ल्ड के अंदर आता है IIS बेंगलोर, 255वें नंबर पे आता है IIT मद्रास, और 270वें नंबर पे आता है IIT कानपुर। तो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग में वो ये औकात हमारी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब देखो कितना पीछे हैं हम लोग, और जबकि अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो बताओ चाइना के बाद तो दूसरे नंबर पे हम ही है, सबसे ज़्यादा लोग हम हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी औकात देख लो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, है ना पंगा जी सर। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इशू है। क्या क्या इश्यूज थे, चैलेंजेस, वो आपको मैंने बता दिया। अपने इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या इश्यूज थे, फिर इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बोलता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना WTO वाला, ठीक है ना, कि WTO ने एजुकेशन को एज ए कमोडिटी माना, और इंडिया ने WTO का जो एग्रीमेंट है GATS उसके ऊपर साइन किया और उसको अलाउ किया हुआ है। कर लोगे जी सर। तो ये था हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसका इंटरनेशनल विजन जो है वो क्या है वो सब आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया। क्या क्या दिक्कत थी वो हमने कर लिया। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, उसको हर एक पॉइंट को अच्छे से आप क्लियर जो है वो करके जाइएगा। ओके जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।